अब क्लास 12 बायोलॉजी में लेसन नंबर 3 पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आज हमारे पास टॉपिक है, सुन लो। प्रश्न आता है कि मादा स्तन ग्रंथियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसकी मादा स्तन ग्रंथियों का संक्षिप्त वर्णन कैसे आपको करना है, हम आपको बताते हैं। हम जानते होंगे जितने भी स्त्रियां होती है सबके अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। और आपको याद होना चाहिए कि कार्यशील स्तन ग्रंथियां मादा स्तनधारियों की विशेषता है। नर और मादा दोनों के बच्च भाग में सामने की ओर दो उभरे हुए वर्णयुक्त चूचक होता है। चूचुक प्रत्येक चूचू के चारों ओर का क्षेत्र वर्णयुक्त होता है। इससे स्तन परिवेश कहा जाता है। देख रहे हो ना आप, अब क्या दिखाएं, हम तो जानते होंगे कि जो चूचुक होता है उसके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्तन परिवेश कहते हैं। अरे यार जैसे मान लो कि चूचू एक यहाँ पर एक यहाँ पर दो है, ये वाला आता है चूचू के है ना, इसके जितना है चूचुक पहले लिख देते हैं। चूचुक 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 हाई जो खाली स्थान देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं स्तन परिवेश। क्या कहेंगे इसको? स्तन। चूचू के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? स्तन परिवेश। ये मतलब स्तन का मतलब स्तन, परिवेश का मतलब क्षेत्र होता है। तो चूचू के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसको स्तन परिवेश कहा जाता है। अब सुनो, अच्छा देखो, ये मर्द पुरुष में पाया जाता है, स्त्री में पाया जाता है, लेकिन पुरुष में क्या होता है? अपविकसित होता है, माने विकसित नहीं होता है। और स्त्री में क्या होता है? विकसित होता है। ये पढ़ो ना, क्या कर रहे हो? चलो, मादा में चूचकों के चारों ओर का अधिकांश भाग वसा के जमाव तथा पेशियों के प्रचुरता के कारण स्तनों के रूप में फूला होता है। वसा बहुत अधिक इकट्ठा हो जाता है। कहाँ हुआ? चूचू के चारों ओर भाग वसा इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है? वसा इकट्ठा हो जाता है। और ये वसा क्या होता है? फूल जाता है। क्या हो जाता है? फूल जाता है। अब पुरुष में नहीं इकट्ठा होता, नहीं फूलता है, छूट रहता है। मकई के दाना के बराबर तो होता है आपका। स्त्री में जो होता है वसा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। आप जान जाने, याद रखना। फूला हुआ हिस्सा किसके द्वारा फूला होता है? स्तन। वसा के कारण। समझा इस्तिकार? बहुत ध्यान से सुनता रहता है। वही होता है, माने वसा से, वसा के द्वारा क्या होता है? फूला होता है। प्रत्येक स्तन में 15 से 20 पालियाँ होती है। सुन ला है, पाली है बटर रहला कितना? 1 2 3 4 5 माने 15 से 20 पालियाँ पाई जाती है। किस में? क्या पिंटू? किस में? स्तन में। प्रत्येक पाली में कई छोटी पालिकाएं होती है। प्रत्येक पालिकाओं में अंगूर के गुच्छे के भांति पाली में कई छोटी पालिकाएं होती है। प्रत्येक पालिका में अंगूर के गुच्छों के भांति अनेक दुग्ध ग्रंथियाँ होती है जिन्हें कुपिका कहते हैं। ये बाबू, हर एक पाली में क्या कौन ग्रंथि पाई जाती है? दुग्ध ग्रंथि। ये दुग्ध ग्रंथि जो होती है उसको कुपिका कहते हैं। गर्भाशय के समाप्त होने पर एक कुपिकाएँ फैल जाती है। गर्भाशय के समाप्त होने का मतलब जानते हैं ना? क्या जब गर्भ धारण औरत कर लेती है तो एक कुपिका, जब माने बच्चा हो जाता है, जब बच्चा हो जाता है तो बच्चा होने के बाद कुपिकाएँ फैल जाती है। इनमें दूध का स्रावन होने लगता है जो पालिकाओं में कुछ छोटे छोटे द्वितीयक वाहिनिकाओं में बहता रहता है। ये नलिकाएं मिलकर प्रत्येक पाली में दुग्ध वाहिनियाँ क्या करती है? बनाती है। एक प्रकार प्रत्येक स्तर में 15 से 20 दुग्ध नाल होती है जो चूचू के शिखर पर एक पृथक छिद्र द्वारा बाहर निकलता है। बाहर खुलने से पूर्व इनका कुछ भाग छोटी सी तुम्बिका के रूप में फूला रहता है। नर में दूध ग्रंथि सक्रिय पाई तो जाती है लेकिन सक्रिय नहीं होती। समझ में आया? कुछ समझिए? क्या समझिए कि सर सबसे पहले क्या होता है? चूचुक होता है। चूचू के चारों ओर जो होता है कुछ क्षेत्र पाया जाता है जहाँ पर स्तन परिवेश उपस्थित होता है। उसमें पालियाँ पाई जाती है। उस पालिया के अंदर भी छोटी छोटी पालियाँ पाई जाती है। इस पालिया के अंदर जो होते हैं अनेक कुपिकाएँ पाई जाती है, अनेक दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती है। जैसे दूध का क्या होता है? उत्पादन होता है। और फिर जो होता है एक जो चूचुक होता है, चूचुक से थोड़े थोड़े दूध क्या होता है? बाहर निकलते रहते हैं। दिखा जाएगा इसके बारे में, थोड़ा सा नोट करा देगा इसको। चित्र बना लेंगे ना सब लोग। एक कुपिका होता है, स्तन परिवेश होता है, दुग्ध नाल होता है, तुम्बिका होती है, दुग्ध वाहिनियाँ होती है, दुग्ध कुपिका होती है, दुग्ध पाली होता है, वसा होता है। देखो हमनी का नहीं फूला होता है। पुरुष का जो माने स्तन होता है नहीं फूला होता। क्यों नहीं फूला होता है? क्योंकि इसमें वसा नहीं होता है। वसा कम मात्रा में होता है, जबकि स्त्रियाँ का क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है? फूला होता है। क्यों फूला होता है?
क्योंकि इसमें बासा बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, एकत्रित होता है। बात मत करो, तो पढ़ने के लिए आ गई है तो खाली दिन में बात करोगे तो पढ़े कब। सखी सहेली सब अपना घर पर है, जब क्लास में बैठ जाता तो कोई किसी का नहीं होता। चलो लिखो, ऐसा नोट कर लो। देखो कार्यशील स्तन ग्रंथियां, पहले तो ऐसा लिखो कि स्तन ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों में पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं। पुरुष में स्तन ग्रंथियां कम विकसित होती है, कम विकसित होती है, जबकि स्त्रियों में स्तन ग्रंथियां अधिक विकसित होती है। बीच में क्या होता है, चूचक होता है, और चूचक के चारों के क्षेत्र को क्या कहते हैं, परिवेश। परिवेश माने क्षेत्र होता है। लेकिन आके बीच में चित्र बना लेना, ठीक है। चूचक, चूचुक आता है, चूचुक होता है, चूचुक होता है। तथा आप पूछा भाभी चूचुक कहाँ वाला था, अपने बताएंगे। तथा कुछ ना आज जा करके चूचुक क्या हुआ, कौन खराब बात हुआ का, जौन बात बा खोज के तार भाभी लगना होगा चूचुक। हाँ, तथा चूचुक के चारों ओर के क्या बोला, कौन के दूध ले चारों ओर के क्षेत्र को कौन क्षेत्र कहता है, दुग्ध परिवेश ना, स्तन परिवेश, स्तन परिवेश कहते हैं, स्तन परिवेश कहते हैं। आगे लिखना, यह माने आगे लिख लेना कि इसमें दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है, दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे दुग्ध बाहर निकलता है। स्त्री के चुचुक के चारों, चुचुक के चारों, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, चुचुक के अंग्रेजी में निपल बोलते हैं। वही बोलिए ना। काहे निपल बोले, काहे निपल बोले, जब हम हिंदी मीडियम में बोले हम चुचुक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ चुक ना यार, चुचुक। स्त्री के चुक के चारों, चुचुक के चारों बसा की मात्रा अधिक होती, बहुत बड़ा खराब लगा था ना। हाँ तो पकड़ के झूले को, हाँ चुचुक की मात्रा अधिक होती है। ऑपरेशन करना होगा तब क्या करोगे, जिससे स्तन ग्रंथियां फूल जाती है। चुचुक से कम मात्रा में दूध निकलता है, चुचुक से कम मात्रा में दुग्ध निकलता है। चलिए भाई, समझे कुछ बात, सारा कहानी आप जान गए, बता सकता हूँ इनके बारे में। सर चारों आगे जाइए, चारों ओर बसा की मात्रा फैल जाती। अब आइए, युग्मक जनन, युग्मक जनन देखो अंग्रेजी में कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। आपको बता दें कि जब
सिंपल सी बात है, जब युग्मक जनन की बात करता है तो आपको याद होगा नर युग्मक के रूप में क्या होता है? शुक्राणु। शुक्राणु। मादा युग्मक के रूप में क्या होता है? अंडाणु। याद करो, नर युग्मक के रूप में शुक्राणु और मादा युग्मक के रूप में क्या होता है? अंडाणु। वह प्रक्रिया जिससे शुक्राणु या अंडाणु का निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। तो लिखो, पहले तो कुछ बात लिखना। युग्मक जनन, युग्मक जनन एक जटिल प्रक्रिया है। युग्मक जनन एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें अर्धसूत्रीय समसूत्री विभाजन द्वारा इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित जनन कोशिका से अगुणित जनन कोशिका से युग्मक या इसी को कहते हैं अंडाणु या इसी को कहते हैं शुक्राणु। अंडाणु या शुक्राणु का निर्माण होता है। तो उसे क्या कहते हैं भाई? युग्मक जनन। हाँ, हम तो घूमते हैं तो यही देखते हैं कि तुम लोग जैसा इंटेलिजेंट स्टूडेंट किसी भी क्लास में नहीं है। एक क्लास 12 ऐसा क्लास है कि कहीं भी इसको भेज दो सीमा पर लड़ने के लिए, भैंस चराने के लिए, गधा पर ईंटा ढो कराने के लिए, सब में तुम लोग नंबर 1 आओगे। नहीं करता रहा मालूम हो गया। अभी होता है 2 प्रकार के बालक, एक होगा शुक्राणु जनन और एक होगा अंडाणु। हाँ, तो तनी आ जाओ कि आप तनी एक हेडिंग बना लो, शुक्राणु जनन। कौन जनन? शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन के बाद से लिखवा देना इसका भाग। किसका? शुक्राणु जनन। चलिए तब हेडिंग बना लो शुक्राणु। शुक्राणु नर में कि मादा में? नर में। नर में कि? नर में पाया जाता है। शुक्राणु जनन। तब हम लोग पढ़ेंगे अंडाणु जनन। तो पहले आता है शुक्राणु जनन। तो लिखो, यह प्रक्रिया वृषण में होती, माने पहले तो ये लिख रहे शुक्राणु जनन में कि इसके द्वारा, हाँ एकदम लड़की करेक्ट बोलिए, करेक्ट, इसके द्वारा वृषण के अंदर, किसके अंदर? वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माणम भुखंती। है वृषण किसमें पाया जाता है? पुरुष में कि स्त्री में? स्त्री में। हाँ, तुम्हारे में पाया जाता है। इसमें वृद्धि प्रवस्था छोटी होती है, मैंने बड़ा कम आपको बताए थे, मात्र 20 मिनट तक ये जीवित रहते हैं। शुक्राणु जो बनेंगे वृषण के अंदर कितना दिन तक? 20 मिनट तक जीवित रहते, फिर खत्म, कहानी खत्म। ए राजकुमार, कितना तरह बोलना से कितना मर गए, कौन योजना कर लेते हैं? बूढ़ हुआ वही हो गया। तो ये बताओ 20 मिनट में अगर शुक्राणु बन रहे हैं, मर जा रहे हैं, तो कितना ही मुँह आदल हुई अभी तक, अगर तन को प्रयोग नहीं किया। बोले तो समझा दे, बोल लिखा वाला भाई, बोले समझ आओ। ये जाना कि शुक्राणु वृषण में बनेला, ये जाना कि शुक्राणु 20 मिनट बाद मर जाला बेचारा। कितना तुम लोग मुँह दिया, हम भी कितना मुँह दिया। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 अगुणित शुक्राणुओं का निर्माण होता है। एक शुक्राणु से कितना शुक्राणु का निर्माण होता है? 4। अगुणित जानते हो ना? अगुणित, खाली अन्न रहेगा तो अगुणित, 2 रहेगा तो द्विगुणित, 3 रहेगा तो त्रिगुणित, 4 रहेगा तो 4 गुणित। उसके बाद से सब बता सकते हैं। शुक्राणु जो होता है गतिशील होता है। चलो लिख लो, बोल दें। इसमें शुक्राणु का मृत्यु 20 मिनट बाद हो जाता है।
शुक्राणु गतिशील होते हैं, शुक्राणु गतिशील होते हैं। ठीक है, आगे लिखना, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 अगुणित शुक्राणु का निर्माण होता है। सब पर लिख रहे हैं ना सब लोग, सारा सब्जेक्ट आपको सब पर लिखना होगा। 4 अगुणित शुक्राणु का क्या होता है? निर्माण होता है। किसके द्वारा? शुक्राणु जनन के द्वारा। याद हो गया सबको? शुक्राणु जनन के बाद अंडाणु जनन। बोलिए। जनन की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। हाँ, तब लिखा देखा उसको भी तब लिख लगा करना। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती यह कितने चरणों में संपन्न होती है? है। यह 3 चरणों में संपन्न होती है, संपन्न होती है। पहला आपका होता है कौन अवस्था? गुड़ल प्रवस्था। हाँ, कहा तुमको पूरा मुजबानी याद है? कॉपी में देख कर बोल रही है। पूरा मुजबानी याद है? गुणन प्रवस्था का अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज। फेज माने होता है अवस्था। फेज माने अच्छा, पहले सुन लो इसके बारे में तब लिखना। तुम लोग सब पर ही लिखना ही, ध्यान रखना जितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे आपको। पहले समझ लो। नहीं क्या होता है गुणन प्रवस्था में? तो कहेंगे कि इस प्रवस्था में, जो गुणन प्रवस्था होता है, इस प्रवस्था में एक शुक्राणु से कई शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु जनन नलिकाएं जननी एपिथेलियम की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु जनन कोशिकाओं से स्पर्मेटोगोमिया का निर्माण होता है। ये कोशिका द्विगुणित होती है। मन लिख लेना, सिंपल सी बात है कि इस प्रवस्था में अगुणित शुक्राणु से द्विगुणित शुक्राणु का निर्माण होता है ना। अगुणित में जानते हो ना? एक हो जाए। द्विगुणित का मतलब, अरे यार तुम लोग टॉप करोगे यार, झूठे तुम लोग परेशान करोगे। वृद्धि अवस्था। ईयरफोन अपने कान में लगा कर मत सुनिएगा। कल का 10 बच्चे का अंदर ईयरफोन लगाए थे, सब अंदर ईयरफोन फट गया, पूरा कनवे उड़ गया, मर गए सब 10 के 10। ईयरफोन फट गया? हाँ, ईयरफोन फट गया उन लोग का। ना मालूम कंपनी कैसे बनाई थी। 1 घंटा 2 घंटा 24 घंटा हुरला रहा तो क्या होगा? वो चलते चलते गर्म हो गया, हमारा भड़ाक दे पूरा उड़ गया, दिमागे उड़ गया। अंदर हुरने वाले की बात हम कह रहे हैं। हाई फाटी तो का होता रही तो बाहर निकल जाएगा। वो वाला था ना जो अंदर हुरने वाला नहीं होता, हुर देते हैं सब लोग। ये अंदर रह रहा, ऊपर रहता है। तो शुक्राणु लिख ना, शुक्राणु जन कोशिकाएं, शुक्राणु जनन कोशिकाएं पोषक
पदार्थों का माने ज़्यादा यूज मत करना। यूज नहीं करते हैं। अरे तो बढ़िया है ना। अरे कोई आपके दोस्त मिले यूज करता हो जी। तो उसको भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं चीज़ें। शुक्राणु जन कोशिकाएं पोषक पदार्थों का संचय, संचय का मतलब एकत्रित करके प्राथमिक शुक्र कोशिका में रूपांतरित हो जाती है। प्राथमिक शुक्र कोशिका में रूपांतरित हो जाती है। और तीसरा लास्ट आपका है परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन प्रवस्था इसके बारे में आप कह सकते हैं कि पकला के काम के करता है। मैचुरेशन फेज, अंग्रेजी में कहते हैं मैचुरेशन फेज। देखो प्राथमिक शुक्र कोशिका में प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा अगुणित द्वितीयक शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है। फिर ये द्वितीयक अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा शुक्राणु और कोशिका से स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। बता सकते हैं सिर्फ इतना लिखेंगे कि इसमें लगातार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता रहता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे नए शुक्राणु का निर्माण होता है तथा नए शुक्राणु का निर्माण होता है तथा शुक्राणु परिपक्व होते हैं। शुक्राणु कहाँ होते हैं? परिपक्व होते हैं। चलो चित्र आपका दिया गया किताब में देख करके बना लीजिएगा। यहाँ दिया गया देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा है कैसे विभाजन हुआ, थोड़ा आपको समझा देते हैं। यहाँ पर देखो ये शुक्राणु जन कोशिकाएं है, उसमें सूत्री विभाजन हुआ है तो फिर प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनी है। फिर प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है तो द्वितीय शुक्राणु कोशिका बनती है। फिर द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है तो शुक्राणु प्रण कोशिकाएं बनती है। फिर विभेदन के बाद आपके शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। याद कर लेना सब लोग। ये वाला शुक्राणु जन कोशिकाएं हैं, किस तरीके से सूत्री विभाजन हुआ है तो प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनी, फिर प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बायोलॉजी इतना ही रखते हैं। चलो केमिस्ट्री के बाद चलते हैं।